नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज की कौन सी अहम खबरें हैं जरा आपको बताते हैं। आज हम जिन खबरों पर नजर डालने वाले हैं उसमें सबसे पहले जिस खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र दरअसल स्कूल में कत्ल का करेंगे। अहमदाबाद के एक स्कूल में एक छात्र ने अपने ही सहपाठी पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। ये घटना सिर्फ एक सुनसान गलती नहीं बल्कि स्कूल की सुरक्षा और व्यवस्था पर बड़े सवाल उठा गई। गुस्साए अभिभावक संगठनों का प्रदर्शन, बढ़ती अशांति ये दिखाती है कि मामला कितना गंभीर है। क्या हमारे स्कूल अब सीखने की जगह नहीं खतरनाक जगह बनते जा रहे? पूरी कहानी कुछ ही देर में आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर पर रुख करेंगे दरअसल रेत में दबे एक रहस्य की। राजस्थान के थार रेगिस्तान की सूखी रेत के नीचे छिपा एक प्राचीन रहस्य अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। जैसलमेर जिले के मेघा गांव में एक तालाब की खुदाई के दौरान मिले हड्डी के अवशेष और जीवाश्मित लकड़ी ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच हलचल मचा दी है। क्या ये अवशेष वास्तव में डायनासोर युग से जुड़े हुए हैं? भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम इस रहस्य की गहराई जानने के लिए जल्द ही मौके पर पहुंच रही। पूरी कहानी और इस खोज के मायने हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र दिव्यांग पर बवाल का करेंगे, दिव्यांग से ठगी का करेंगे। अमेठी के बेनीपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई, जहां एक गरीब दिव्यांग ने लेखपाल पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेने और फर्जी दस्तावेज थमाने का आरोप लगा दिया। अपनी जमीन के सपने को सच करने के लिए उसने अपनी पत्नी के गहने तक बेच डाले, मगर बदले में मिला धोखा और कर्ज का भारी बोझ। सवाल उठता है, क्या सिर्फ ये एक आइसोलेटेड मामला है या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं बड़ी कमजोरी है? जांच की आश्वासन के बीच परिवार अब न्याय के इंतजार में दहशत और कर्ज में डूबा है। पूरी खबर अब से कुछ देर के बाद आपके बीच। चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र अयोध्या में रवीना का करेंगे। जब बॉलीवुड की चमक धमक छोड़ रवीना टंडन अपने दिल की आवाज सुनी और कदम बढ़ाए अयोध्या की पवित्र धरती की, जहां कैमरे नहीं सिर्फ श्रद्धा का जादू चलता है। रामलला के दर्शन के बाद उनकी आंखों से छलके आंसू और कहा, जन्म सफल हो गया। ये सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं बल्कि नए भारत की सांस्कृतिक वापसी की गूंज है। क्या ये यात्रा सिर्फ एक अभिनेत्री की निजी श्रद्धा थी या भारत की यात्रा की एक नई पहचान? पूरे शहर में छाई ये चर्चा बस थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जिक्र रक्षा बजट बढ़ने का करेंगे। जब समुद्र के उस पार एक छोटा सा द्वीप 31 अरब डॉलर की तलवार लहराता है तो ये केवल रक्षा का सवाल नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। ताइवान ने 2026 के लिए अपने रक्षा बजट में 23% से अधिक की बढ़ोतरी की है, जो चीन की बढ़ती सैन्य धमकियों के बीच उसकी मजबूती का परिचायक है। ये बजट अब केवल हथियारों तक सीमित नहीं है बल्कि कोस्ट यार्ड और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जो नाटो देशों की रणनीति के तहत है। ये कदम तनाव बढ़ाएगा या फिर टकराव से बचाएगा? अमेरिका की भूमिका और चीन की प्रतिक्रिया पर भी नजरें टिकी हैं। पूरी खबर कुछ ही देर में। इन 5 अहम खबरों पर जरा विस्तार से हम नजर डालेंगे और जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो अहमदाबाद के उस जिक्र करेंगे उस स्कूल का। अहमदाबाद की एक शांत सुबह अचानक से सायरनों की चीख और मातम की गूंज में तब्दील हो गई। स्कूल की दीवारों के भीतर से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक छात्र ने ही अपने ही सहपाठी की चाकू मारकर हत्या कर दी। लेकिन ये महज एक हत्या नहीं, ये उस सड़ते हुए सिस्टम की तस्वीर है जहां स्कूल अब शिक्षा नहीं, हिंसा और नशे के अड्डे बनते जा रहे हैं। दरअसल अहमदाबाद के खोखरा के 7th डे स्कूल की इस घटना ने नाबालिग आरोपी छात्र का कबूलनामा भी इसमें सामने आया है, जिसने उसने अपने दोस्त के साथ की गई चैट में साफ तौर पर कहा है कि हाँ, मैंने ही मारा चाकू है। क्या ये कत्ल एक पल का गुस्सा था या दिमाग में पलता कोई आपराधिक सोच का बीज? आरोपी छात्र अपने साथी के साथ स्कूल आया था, यानी कि ये घटना कोई अचानक हुई चूक नहीं थी बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दी गई। इस चौंकाने वाली घटना के बाद शहर में बवाल मच गया। माता पिता, संगठन, व्यापारी सब सड़कों पर उतर आए। सिंधी समुदाय, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ की।
पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। यूथ कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि जब तक स्कूल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। सवाल यह है कि स्कूल के भीतर चाकू कैसे आया? ड्रग्स की जो आशंका जाहिर की जा रही है, उसकी जांच आखिर अब तक क्यों नहीं हुई? स्कूलों की सुरक्षा पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जिला शिक्षा अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं वो ये, क्या ये सिर्फ एक छात्र की गलती है या पूरे सिस्टम की नाकामी? और अगर स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आती है तो क्या सिर्फ माफीनामा काफी होगा? इस बीच स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अहमदाबाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है, लेकिन गुस्साई भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके विरोध जताया। शहर का हर कोना इस सवाल से गूंज रहा है, क्या अब स्कूल भी सुरक्षित नहीं है? क्या मासूम कंधों पर अब किताबों की जगह खंजर उठाने लगे हैं? अहमदाबाद का ये मामला सिर्फ एक शहर की त्रासदी नहीं, पूरे देश के लिए चेतावनी है। और कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे समाज, हमारी कानून की पकड़ कमजोर तो नहीं पड़ गई? बच्चे की जो हत्या हुई है उसके लिए मैं समझो गुजरात गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई हमको पूरा जस्टिस हमको मिलना चाहिए। और गुजरात गवर्नमेंट हमारे साथ है, सब रिस्पांस अच्छी तरह से मिल रहा है और गुजरात पुलिस भी हमारे साथ में ही है, तो हमको सब जगह से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हम ये अपेक्षा करते हैं भाई मेरे बच्चे की जो मौत हुई है उसका बलिदान गलत नहीं जाना चाहिए, हमें पूरा न्याय चाहिए बस। के प्रोटेस्ट में हम खड़े थे, मैं इधर खड़ा था तो वो पुलिस वाला मेरे पास आया, फिर मेरे को खींच के ले जा रहा था, तो मैंने बोला मैं नहीं आ रहा, तो मेरे को मारा पहले, फिर मैंने मेरा बैग फेंक। थार के तपते रेगिस्तान के नीचे जब इतिहास की परतें खुलती हैं तो सिर्फ रेत नहीं, रहस्य भी बाहर आते हैं। और देखा जाए तो और राजस्थान और जैसलमेर जिले के मेघा गांव से ठीक वैसी ही एक हैरान कर देने वाली पुरातात्विक खोज सामने आई है, जिसने देश भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका दिया है। एक सामान्य से तालाब की खुदाई चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे फावड़े की चोट गहराती गई, वहां से निकले हड्डी जैसे रहस्यमय ढांचे और जीवाश्मित लकड़ी के टुकड़े, जिन्हें देखकर गांव वालों की आंखें तो फटी की फटी रह गई। लेकिन अब वैज्ञानिक भी यही पूछ रहे हैं, क्या ये थार की रेत के नीचे दबी डायनासोर की दुनिया है? प्रारंभिक नजरों में विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष जो हैं वो जुरासिक काल के हो सकते हैं, उस दौर के जब धरती पर इंसान नहीं बल्कि विशालकाय सारी सर्पों का राज था। जीएसआई यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम अब इस जगह पहुंच चुकी है, जो कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों के जरिए ये तय कर रही है कि ये हड्डियां और जीवाश्म कितने पुराने हैं और किस प्रजाति से जुड़े हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जैसलमेर पहले भी इस तरह से दुर्लभ डायनासोर प्रजातियों के लिए जाना जाता रहा है, और ये नई खोज उस इतिहास को और पुख्ता करती है। स्थानीय लोग जहां खुद को एक ऐतिहासिक खोज का साक्षी मानकर गौरव महसूस कर रहे हैं, वहीं वैज्ञानिकों के बीच भी ये जगह अब एक हॉट स्पॉट बनती जा रही है, क्योंकि अगर पुष्टि हो जाती कि ये अवशेष डायनासोर युग के हैं तो ये न केवल राजस्थान बल्कि भारत के लिए वैज्ञानिक इतिहास और पर्यटन तीनों के नजरिए से एक बड़ी छलांग होगी। तो क्या अब जैसलमेर सिर्फ ऊंटों, हवेलियों और रेत के टीलों के लिए नहीं बल्कि डायनासोर की धरती के नाम से भी पहचाना जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में थार की रेत से निकलने वाला ये इतिहास हमारी अब तक की सोच को बदल देगा? इंतजार अब वैज्ञानिक पुष्टि का है, लेकिन फिलहाल राजस्थान की रेत में दबे ये रहस्य देश की सबसे चर्चित खोज बन चुकी है। जियोलॉजिस्ट हूँ, भूविज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ और क्योंकि जैसलमेर का मूल निवासी हूँ, इसलिए यहाँ के भूविज्ञान और भूविज्ञान से संबंधित चीज़ों से मेरा काफ़ी अट्रैक्शन रहा है, इंटरेस्ट रहा है।
और आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं तो ये मेगा गांव है, पंचायत समिति फतेहगढ़ का एक गांव है, सितोड़ा ग्राम पंचायत का, और जैसलमेर से करीब 45 किलोमीटर दूर सदन दिशा में स्थित है। यहाँ पे कल मुझे कोई सूचना मिली थी कि कोई फॉसिल जैसी चीज यहाँ पे देखी जा रही है। उसी से हो सकता है वो देखकर कल मैं आज सुबह यहाँ पे आया था, तो मैंने काफी यहाँ पे स्टडी करी, और यहाँ देखने के बाद में मेरे जो गुरुजन थे या मेरे जो वरिष्ठ साथी थे उनसे भी मैंने वहाँ पे इसके बारे में काफी कुछ वीडियो वगैरह शेयर किए, फोटोग्राफ शेयर किए, तो पता पड़ा है कि ये वर्टिब्रेट फॉसिल है, और देखने में भी ये वर्टिब्रेट फॉसिल है। अगर आप ये देखना चाहें तो यहाँ पे जो चीजें होती है फॉसिल से, वो आज इस तरह के जो प्रमाण मिल रहे हैं उससे ये प्रमाणित होता है कि वास्तव में जैसलमेर की जो भूवैज्ञानिक विरासत रही है बहुत ही समृद्ध रही है और अध्ययन का विषय रही है। अब जहाँ तक इसके फॉसिल्स के क्या है क्या नहीं है, डायनासोर है या नहीं है, निश्चित रूप से ये जुरासिक पीरियड काल का है। इसकी उम्र करीब 180 मिलियन ईयर या कहें सीधी भाषा में 18 करोड़ साल के आसपास की मानी जा सकती है, क्योंकि जो जुरासिक पीरियड की उम्र है वही यही रही है। यहाँ का जो डिपोजिशन हिस्ट्री रही है वो भी फ्रेश वाटर डिपोजिशन रही है, लाठी फॉर्मेशन का पार्ट है। तो और बड़ी मात्रा में, मैं भी यहाँ काफी देर से 2-3 घंटे से घूम रहा हूँ, लोगों ने ग्रामीणों में यहाँ पे खूब सारे वुड फॉसिल्स भी कलेक्ट कर रखे हैं। एक बड़ा ट्री ट्रंक मैं पीछे देख करके भी आया हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो आकल वुड फॉसिल्स पार्क जैसे ट्री ट्रंक का मिलना, इस तरह की चीजें तो ये आपस में बहुत कुछ कोरिलेट हो करके और हमारे लिए अध्ययन की बहुत बड़ी आशाएं पैदा कर रही है। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये डायनासोर के 100% डायनासोर या उससे रिलेटेड उस प्रजाति के जीव हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिजर्वेशन होना, फॉसिलाइजेशन होना, तो वो बहुत बड़ी फॉसिलाइजेशन कोई छोटी चीज नहीं है, इसमें करोड़ों साल लगते हैं, बहुत लंबा पीरियड चलता है। तो निश्चित रूप से ये किसी मानव के उद्भव के बाद की चीज है नहीं, मानव के उद्भव से पहले की चीज है। तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि ये डायनासोर से संबंधित किसी प्रजाति का पार्ट हो सकता है। हालांकि इसकी स्टेप है, इसके लिए जो एक्सपर्टीज होते हैं वो इसका अध्ययन करेंगे तो सब चीजें होगी। पूर्वानुमान हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवाश्म विज्ञान के लिए, भूविज्ञान के लिए और जैसलमेर के लिए, क्योंकि यहाँ इससे जैसलमेर में एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसलमेर बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहा है, लेकिन लोगों को देखने के लिए धोरा और हवेलियों के अलावा कुछ मिल नहीं रहा था। इस तरह के अगर स्पॉट अगर डेवलप होते हैं तो जैसलमेर के अंदर एक नया डेस्टिनेशन भी पैदा हो सकता है। विशेषकर जो मेगा जैसे गांव है जो इधर, और जैसलमेर का जो एशिया क्षेत्र है जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वंचित है, उनमें भी वहाँ टूरिस्ट की बहुत बड़ी संभावना पैदा हो सकती है। क्या लगता है आपको ये जो है किस प्रजाति के डायनासोर हो सकते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी? जिस कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें दोनों तरह के, शुरुआत में जो थे शाकाहारी जीवाश्म आया करते थे और बाद में जो मांसाहारी, तो ये अगर 180 ईयर्स मिलकर जो जुरासिक पीरियड का जो बीच वाला पीरियड था, तो ज्यादातर उस समय में शाकाहारी जीवाश्म ये डायनासोर पाए जाते थे। एक गरीब दिव्यांग आदमी टूटी फूटी चप्पलों में उम्मीदें बांधकर सरकारी दफ्तर की सीढ़ियों पर चढ़ता है और लौटता है सिर्फ धोखे, कर्ज और फर्जी कागजों के बोझ के तले दबा हुआ। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के बेनीपुर गांव से आई इस कहानी में हरकिनन कन्नौजिया नाम का एक दिव्यांग व्यक्ति खुद को सिस्टम का शिकार बता रहा है। उसका आरोप है कि लेखपाल प्रवीण सिंह ने उसे पट्टे की जमीन दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत ले ली, और वो भी किस कीमत पर। हरकिरण को अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े, कर्ज लेना पड़ा, लेकिन जो मिला वो था सिर्फ जाली दस्तावेज और टूटी उम्मीदें। वर्तमान लेखपाल के मुताबिक हरकिरण के नाम पर कोई जमीन दर्ज नहीं है, यानी न सिर्फ आर्थिक शोषण हुआ है बल्कि कानूनी दस्तावेजों के जरिए फर्जीवाड़ा भी रचा गया। अब परिवार की हालत ऐसी है कि तहसील के सामने चाय पान की एक छोटी सी दुकान ही उनकी रोजी रोटी का सहारा है। हरकिरण की पत्नी फूलमती रोते हुए बताती हैं कि कर्जदार रोज दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन आरोपी लेखपाल सब कुछ नकारते हुए कहते हैं कि मुझे इस मामले में तो कोई जानकारी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर लेखपाल निर्दोष है तो फर्जी दस्तावेज कहां से आए? अगर हरकिरण झूठ बोल रहा है तो वो अपने जीवन की सारी जमा पूंजी क्यों लौटाए? क्या ये सिर्फ रिश्वतखोरी का मामला है या फिर पंचायत और राजस्व तंत्र की मिलीभगत से चल रहा एक संगठित घोटाला? उप जिलाधिकारी आशीष सिंह ने जांच का भरोसा जरूर दिलाया है, लेकिन क्या न्याय उस रफ्तार से मिलेगी जिससे कर्ज का ब्याज बढ़ रहा है, या फिर ये मामला भी दर्जनों शिकायती पत्रों की फाइलों में दबकर रह जाएगा?
सिस्टम पर भरोसा करके जिसने सब कुछ दांव पर लगाया, अब वही इंसान इंसाफ के लिए भटक रहा है। और ये कहानी सिर्फ हरकिरण की नहीं, देश के हजारों ऐसे पीड़ितों की है जो गरीबी, लाचारी और भ्रष्टाचार के त्रिकोण में हर रोज दम तोड़ते हैं। मणिपुर के तो बोले आपको एक पट्टा, एक कागज ज़मीन देंगे आपको। हमको ऐसा बताए थे, हमारे दुकान पे आते थे गुटखा उटखा खाने के लिए, पान खाने के लिए। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद बोलते हैं कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पट्टा मिल जाएगा। तो हम बोला सर ठीक है दे देंगे चाचा। हमने पट्टा उनसे मांगा नहीं था, वो अपने आप खुद कहे थे कि हम आपको पट्टा देंगे, ज़मीन देंगे। हमने मांगा नहीं था। फर्जी कागज़ है ये, इसमें कुछ है नहीं। हमने जानकारी लिया तहसील में जाके, फिर उसको नेकपाल को दिखाया, एक पहचान का नेकपाल तो उसको दिखाया तो बोलते फर्जी कागज़ है, इससे कोई पट्टा उट्टा कागज़ नहीं है। लिया कुछ एक्शन लिया ही नहीं है। पैसे से लिए थे ना पैसे लिए नेकपाल ने लिए थे। 2 लाख रुपए लिए थे। मेरे को 25-30 हज़ार रुपये करके, ऐसे कि कानूनगो को लगेगा 25,000 रुपये, फिर SDM वो तहसीलदार को लगेगा, स्टोनों को लगेगा, फिर DM को लगेगा, तो जाके कहीं पट्टा कागज़ होता है। और उताव में हमसे ले लिया गया था। जब बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से कोई सितारा श्रद्धा की डगर पर चलता है तो खबर नहीं एक प्रतीक बन जाती है। और ऐसा ही एक प्रतीक बनी है रवीना टंडन की वो यात्रा जो हाल ही में उन्हें लेकर गई अयोध्या की पुण्य धरती तक। इस बार ना कोई कैमरा रोल चल रहा था, ना कोई फिल्मी सेट सजाया जा रहा था, बल्कि सामने थी श्रद्धा की सबसे पवित्र भूमि और रवीना थी वो सिर्फ एक श्रद्धालु जिन्होंने सिर पर झुकाया, हनुमानगढ़ी के चरणों में सिर को झुकाया और फिर पहुंची श्री राम जन्मभूमि पर। और जैसे ही उन्होंने रामलला के दर्शन किए, एक सशक्त, आत्मनिर्भर और बेबाक अभिनेत्री की आंखों से श्रद्धा की आंखें छलक गईं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन कर मन इतना प्रसन्न हुआ है कि मानो मेरा जन्म ही सफल हो गया। ये सिर्फ एक कलाकार की भावना नहीं थी, बल्कि उस भारत की भावनाएं थी जो आस्था को राजनीति से नहीं संस्कृति से जोड़ता है। रवीना टंडन ने इस अनुभव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुले दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आज रामलला के सहज और गरिमामय दर्शन संभव हो पाए। सोचिए, वो रामलला जिनके लिए सालों तक अदालतों में लड़ाइयाँ चलती रहीं, जन आंदोलन हुए, भावनाएं टूटी बिखरी, आज जब उनका भव्य मंदिर आकार ले चुका है तो वहाँ आम जन के साथ साथ जनप्रिय चेहरे भी शीश नवाए हैं। प्रार्थना करके जी मैं बात कर लूं, आप जैसा भी कर लीजिएगा। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। हाँ जी बहुत बढ़िया लगा। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ योगी जी के, धन्यवाद करना चाहती हूँ मोदी जी के, जो उन्होंने हमें हमारी जन्मभूमि, राम जी की जन्मभूमि के ऐसे दर्शन करने की ऐसी बढ़िया व्यवस्था की है। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही आनंदित हुए। और क्या बोले, जब समुद्र के उस पार एक छोटा सा द्वीप अचानक 31 अरब डॉलर की तलवार लहराता है तो उसका लक्ष्य केवल अपनी हिफाजत नहीं होता है, बल्कि एक बड़ा और साफ और राजनीतिक संदेश भी होता है। और यही किया है ताइवान ने। साल 2026 के लिए ताइवान ने अपने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रक्षा खर्च अब होगा 31.3 अरब डॉलर, यानी कि 23% से ज्यादा का उछाल। और ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, ये रणनीतिक जवाबी हमला है उस दबाव के खिलाफ जो चीन पिछले सालों से लगातार ताइवान पर बना रहा है। ताइवान की संसद में पेश इस बजट ने दो बातें एक साथ कर दी हैं। एक तरफ अपनी सेनाओं को और ज्यादा तैयार, दूसरी तरफ चीन को अप्रत्यक्ष चेतावनी। पहली बार 2009 के बाद ताइवान ने अपने रक्षा खर्च में अपने GDP के 3.32% से ऊपर कर दिया और एक बड़ी छलांग है, खासकर तब जब चीन की सैन्य मौजूदगी ताइवान के आसपास के जल क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। चीन का रुख पहले से ही आक्रामक रहा है, कभी समुद्र में जहाज भेजकर, कभी आसमान में फाइटर जेट्स उड़ाकर और कभी वन चाइना पॉलिसी का हवाला देकर ताइवान को विश्व मंच पर अलग थलग करने की कोशिश करके। लेकिन अब ताइवान ने साफ कर दिया है कि अगर तुम धमकाओगे तो हम तैयार रहेंगे। इस बार ताइवान का डिफेंस मॉडल भी बदल गया है। अब ये बजट केवल फौज या हथियारों तक सीमित नहीं है, इसमें कोस्ट गार्ड, साइबर डिफेंस और यहाँ तक कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी अलग प्रावधान जोड़े गए।
ये संरचना अब कुछ हद तक नाटो देशों के रणनीतिक तर्ज पर बनाई गई है। मतलब यह है कि अब सिर्फ टकराव से नहीं, सिस्टमैटिक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से ताइवान खुद को मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि फैसला सिर्फ चीन की धमकियों के चलते नहीं लिया गया, बल्कि इसमें अमेरिका की रणनीतिक भूमिका रही है। अमेरिका लंबे समय से ताइवान को अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने की सलाह देता रहा है। अब इस बजट से एक तरह से ताइवान ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि हम सिर्फ सुरक्षा मांगेंगे नहीं, अब उसे निभाएंगे भी। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इतनी आक्रामक सैन्य तैयारी चीन को और भड़काएगी? क्या ताइवान की ये बढ़ी हुई रक्षा नीति टकराव को टालने के लिए है या संघर्ष की एक और कदम और करीब ले जाने की है? क्योंकि इतिहास बताता है, जब छोटे देश सैन्य बजट बढ़ाते हैं, बड़े पड़ोसी सतर्क हो जाते हैं। चीन एक ऐसा पड़ोसी है जो ताइवान को कभी भी पूरी तरह से आज़ाद राष्ट्र मानने को तैयार नहीं रहा है। हालांकि ताइवान की जनता के लिए ये रक्षा बजट सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक होगा। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र जो ना तो घुटने टेकना चाहता है, ना ही चुप रहना, अब खुलकर कह रहा है कि हम अपने भविष्य के लिए तैयार हैं। तो अब दुनिया देख रही है, क्या ये बजट एशिया के सुरक्षा समीकरणों को नया आकार देगा? क्या अमेरिका इस नए सैन्य दृष्टिकोण को और समर्थन देगा? सबसे अहम, चीन अब क्या करेगा? और अब ताइवान ने मोर्चा संभाल लिया है, बजट की बंदूक भर दी गई है, अब ट्रिगर दबेगा या कूटनीतिक काम आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। चले जाते जाते अब आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। दरअसल आज की बात पते की है कि दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ी सफलता है। पैसा, ओहदा, शोहरत ये सब पीछे छूट जाते हैं, पर एक अच्छा शब्द, एक सच्चा साथ सीधे दिल में बस जाता है। शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। तो चलिए आज किसी के चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ कर आएं, क्योंकि यही तो असली जीत है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।